नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराई जाती है यूपीएससी के लिए। और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, और ये है मेरे बारे में, और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी चैनल का लिंक। आप इन दोनों को जरूर फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे टेलीग्राम पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। ये सब अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे मिलते हैं। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। जो प्लस है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स अनअकैडमी का। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एसए और कंप्लीट टेस्ट सीरीज की इसमें तैयारी होगी। और इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा। इसका जो 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो चार्ज है वो होगा 49,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। फीस होगी आपकी 44,550 रुपए में। अगर आप 24 महीने का या 2 साल का प्लान लेते हैं 2 ईयर का, तो 72,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। अगर आप 3 साल का प्लान ले लेते हैं 3 ईयर का प्लस का, तो 90,000 रुपए है। कोड के इस्तेमाल के बाद 81,000 रुपए है। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्लान। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक जो है उसमें प्लस कोर्स वाली जो रेगुलर क्लास की चीजें हैं ये तो सारी मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा क्या है, कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 ईयर का, वो है आपका 69,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट 62,550 रुपए। वहीं अगर 24 महीने का या 2 साल का प्लान करते हैं तो 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। वहीं अगर 36 महीने का या 3 साल का प्लान ले लेते हैं तो 1,41,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। तो ये आइकॉनिक का प्लान है। इसके अलावा अब आप ऑप्शनल का भी अनअकैडमी पे अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए ऑप्शनल लेते हैं 1 ईयर का, 27,500 रुपए फीस है। वही कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फीस हो जाएगी आपकी 24,750 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने या 2 साल के लिए लेते हैं तो ऑप्शनल का तो है 40,000। यहाँ भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट और फीस होगी 36,000। और 3 साल के लिए अगर आप ऑप्शनल का प्लान लेते हैं 50,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000। ये ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन प्लान है। आप लोगों ने अकेडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को बताई है। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है जो अकेडमी करा रही है, और ये आप सबके लिए फ्री है। ठीक है, इसके लिए करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे जो यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है इस पे जाएंगे और जा करके अनअकैडमी कॉम्बैट के सेक्शन में जाएंगे, और वहीं पे जाके जब आप इनरोल करेंगे तो इनरोल करते समय आपसे कोड मांगेगा, तो कोड डाल देंगे आप मेरा स्वदीप, SWADEEP स्वदीप। तो आपको ये पूरा फ्री में हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आराम से देंगे। संडे संडे आपका ये टेस्ट होगा, लेकिन हर संडे नहीं, 14 दिन पे 14 डेज अल्टरनेटिव संडे को होगा। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। 45 मिनट का पूरा टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 13 टेस्ट यानी 780 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के पहले अल्टरनेटिव संडेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जरूर इसको ज्वाइन करिए। आप लोगों को पता है कि यूपीएससी सीएससी 2021 प्री एग्जाम के लिए अब मात्र 6 महीने बचे हैं। 11 जून को एग्जाम है, तो मात्र 6 महीने बचे हैं, तो जरूर इसको ध्यान में रखिए। इसके लिए अनअकैडमी एक 6 महीने का प्री का एक प्रीलिम्स के लिए एक बैच शुरू कर रही है 28 दिसंबर से। और इसका ये जो बैच है जीएस का, ये आप जरूर ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 2021 में प्री एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। इसमें सारे आपके प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर कराया जाएगा। जीएस दोनों पेपर, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आपको इसमें कवर कराया जाएगा।
टॉप एडुकेटर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स की पूरी दोनों पेपरों की टेस्ट सीरीज होगी। पूरा दोनों पेपर का पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। पूरे डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और इन सब के बाद में जब आप प्री मेंस क्वालिफाई करा लेंगे तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ज्वाइन करें आपके जीएस के दोनों पेपरों के लिए। और ये 6 महीने का कोर्स है और 1 साल का भी फाउंडेशन और 2 साल का भी फाउंडेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो जरूर ज्वाइन करें इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस भी कोर्स को ज्वाइन करें कोड जरूर ध्यान में रखिएगा, स्वदीप। आप SWADEEP कोड को डालेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। जरूर आपको एडमिशन लीजिए और अपने 2021 के प्रीलिम्स को सिक्योर करिए। और जिनको 2022 में एग्जाम देना है 22 के फाउंडेशन में, 23 में एग्जाम देना है 23 के फाउंडेशन में, जरूर इनरोल हो। आप लोग को मैंने बताया भी था कि आइकॉनिक का आने वाले समय में प्राइस इसकी भी हाइक होने वाली है, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द लीजिए, इसको अपग्रेड करिए। और क्या है कि इसमें इस साल मैं आपको बताया था कि पर्सनल कोच मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन होगा, पर्सनली वो आप पे ध्यान देंगे पूरे स्टडी प्लान के साथ, ठीक है। और स्टडी बूस्टर सेशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको इस पर मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और लेकर के अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाइए। इस पे भी जब भी आप आइकॉनिक कर लेंगे तो इस पे भी कोड डालेंगे आप स्वदीप, तो इसकी भी फीस में आपको 10% डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। एक कॉम्बो ऑफर ये भी है, मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2020 तक है ये, लास्ट दिसंबर तक 5 दिन बचे हैं अभी। इसमें क्या है कि जीएस प्लस और ऑप्शनल अगर इन दोनों को कॉम्बो लेते हैं तो ये कॉम्बो का 1 साल का फीस है इसका 77,000, लेकिन अनअकैडमी डिस्काउंट करके लास्ट दिसंबर तक ऑफर की है 70,153 रुपए। अगर जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल साथ में ले लेते हैं तो इसकी फीस 97,000 रुपए 1 साल की, लेकिन ये अनअकैडमी आपको डिस्काउंट करके दे रही है 88,705 रुपए में। इसमें भी एक है एक्स्ट्रा, आपको 10% ऑफ में मिलेगा अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे। कोड है स्वदीप, आप डालेंगे तो ये जो डिस्काउंटेड फीस है इसमें भी 10% और इसमें भी 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिलेगा। तो जरूर जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्रिप्शन लें और अपने तैयारियों को जारी रखें। अब रोजाना यहाँ पे 1 बजे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ 1 PM पे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्री कम मेंस, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी भी 2 क्लासेज होंगी। आज हम लोग संविधान संशोधन के बेसिक को पढ़ेंगे कि क्या इसमें बेसिक है, उसके बाद फिर कल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन भारत में हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग संविधान संशोधन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्या क्या चीजें हैं, एकदम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ध्यान से पढ़ते चलिए, बहुत ही आसान है। संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है संविधान का संशोधन, भारतीय संविधान क्या कहता है, ये देखिए कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान कठिन नहीं है। जो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जैसे ब्रिटेन में क्या है, संविधान संशोधन की बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत ही आसान, लेकिन अमेरिका की संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, ठीक है। लेकिन भारत का न तो ब्रिटेन के समान आसान है न तो अमेरिका के समान कठिन है। अतः भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, यह दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान दोनों का मिश्रण है, ठीक है ना। और पंडित नेहरू के अनुसार संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वह राष्ट्र के विकास और स्रोत की बदलती हुई धारा के अनुसार अपने आप को अनुकूलित न कर ले। और पंडित नेहरू ने क्या कहा है इसके लिए कि संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए अमेरिका की तरह कि वह राष्ट्र के विकास और जो बदलती हुई धारा है राष्ट्र का उसको अपने अनुसार अनुकूलित न कर पाए, ठीक है। और भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे संघीय विषय हैं जिनको संशोधन के लिए सख्त एवं विशेष बनाए जाने की अपेक्षा की गई है। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट संविधान संशोधन के, ध्यान से सुनते चलिए। और शायद इसी वजह से डॉक्टर जेनिगस ने हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जटिल एवं कठिन दोनों कहा है। और संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। हमारे संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के द्वारा प्रदान की गई है। संसद कर सकता है हमारे संविधान में कोई भी संशोधन।
और इसके तहत संसद अपनी संविधायी शक्ति प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। परिवर्तन कर सकती है, पूर्ण रूप से बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है या हटा सकती है। ये सब मिलता है संविधान को अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक। परंतु संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित, जो संविधान का मूल ढांचा है उसको संसद परिवर्तित नहीं कर सकता। और यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। अब केशवानंद भारती मामले में क्या कहा गया है? जो संविधान का मूल ढांचा है उसको संसद परिवर्तित नहीं कर सकता। क्या है वो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत? अभी आगे देखेंगे हम लोग क्या है। न्यायालय ने इस सिद्धांत के, अब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत देखिए क्या है। न्यायालय ने इस सिद्धांत की स्थापना के पीछे कारणों को बताते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि संविधान कुछ मौलिक तत्वों पर आधारित है, अतः संशोधन द्वारा संविधान के इस अंतर्निहित तत्वों को बदला नहीं जा सकता। और यही कारण है कि संरचना के इस सिद्धांत को एक जीवंत संविधान का उदाहरण भी माना जाता है और संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। और यह एक ऐसा विचार है जो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच हुए संवैधानिक विवादों की न्यायिक व्याख्याओं से जन्म लिया है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए समझेंगे। और क्या कह रहा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में कि न्यायपालिका ने मूल संरचना को न तो परिभाषित किया है न्यायपालिका ने, और न ही कोई निश्चित प्रावधान, बल्कि अपने विभिन्न निर्णयों में से कुछ ऐसे सिद्धांत की रूपरेखा जरूर प्रस्तुत की है। अब वो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था 1973 का, उसमें जो संविधान के मूल ढांचों को बताया गया है उसको संसद कभी परिवर्तित नहीं कर सकती। अनुच्छेद 368 के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकती। क्या क्या है वो? संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं इनका जो पृथक्करण है केंद्र और राज्य की शक्तियों का, संविधान का जो संघात्मक स्वरूप है, भारत की संप्रभुता और एकता, लोकतांत्रिक स्वरूप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य एवं समतावादी समाज का निर्माण। ये जो आधारभूत ढांचे हैं इनको संसद परिवर्तित नहीं कर सकती। अब जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए। और राजनारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी वाद 1975 में भी ये बात आया था। इसमें भी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, पंथ निरपेक्ष एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता और विधि का शासन, इनको भी संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आगे देखिए। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 के द्वारा इसमें भी कहा गया था संसद की संशोधन शक्ति क्या, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, इनको भी ये सब जरूर ध्यान में रखेंगे। पीवी नरसिम्हा राव वाद 1998 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया संसदीय लोकतंत्र को भी मूल संरचना माना गया है। कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं और न ही स्पष्ट एवं कोई निश्चित सूची है संसदीय लोकतंत्र की, और इसमें विस्तार लेकिन निरंतर जारी है और इसे उद्देशिका की पुनरावृत्ति भी माना गया है। अन्य क्या है इसमें? तर्क संगतता का सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, इन सब में संसद कोई चेंज नहीं कर सकता। संशोधनों के प्रकार कौन कौन से हैं ये देखिए। किस प्रकार के संशोधन संविधान के द्वारा हो सकते हैं? कौन कौन से संशोधन है? अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। कितने प्रकार के? 368 के द्वारा दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संतुष्टि करना। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। दो है, या तो विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, विशेष बहुमत, या साधारण बहुमत के द्वारा संसद संविधान में संशोधन किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत।
और यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान द्वारा होता है, प्रत्येक सदन में। और उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते और इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। क्या क्या, ध्यान से देखिए, संशोधनों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से 3 प्रकार है। 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो सकता है, और विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, और संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संतुष्टि के उपरांत संशोधन। 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और संसद विशेष बहुमत के द्वारा आधे जो राज्य के विधानमंडलों की संतुष्टि लेगा, उसके बाद उनके बारे में उनके राय लेगा, तब उसमें संशोधन कर सकता है। आगे देखिए, अब साधारण बहुमत द्वारा कैसे संशोधन हो सकता है, ये देखिए साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कैसे होगा। ऐसा संशोधन करने के लिए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होगा, तो जो विधेयक होगा संसद के किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले भेजा जाएगा, और जब एक सदन से पारित हो जाएगा तब उस विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। साधारण बहुमत द्वारा जो संविधान संशोधन होगा, तो विधेयक संसद के जो 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, दोनों में किसी में भेजा जा सकता है। पहले कोई कंपल्सन नहीं कि पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में, किसी में जा सकता है। और जब जिसमें पहले जाएगा उसमें जब पास हो जाएगा तब वो दूसरे सदन में जाएगा, और जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन द्वारा जब विधेयक पारित कर दिया जाएगा, तो फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेने के लिए, और राष्ट्रपति द्वारा जब उस पर अनुमति मिल जाएगा तब विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। फिर राष्ट्रपति जब उस विधेयक पे सिग्नेचर कर देंगे, अपने हस्ताक्षर कर देंगे, तब वो विधेयक फिर अधिनियम एक्ट बन जाता है। ठीक है ना। और ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है और इन व्यवस्थाओं में शामिल है। ठीक है। और ये क्या है, साधारण बहुमत के द्वारा इस तरीके से होता है कि दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में जाएगा, और एक सदन से पास हो गया तब दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो विधेयक पास हो जाएगा। और राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, इन व्यवस्था में कौन कौन सा शामिल है कि राज्य विधान परिषद का निर्माण करना हो या उसकी समाप्ति करनी हो, वो साधारण विधेयक के द्वारा होगा। और देखिए और क्या क्या चीजें होंगी साधारण विधेयक के द्वारा। दूसरी अनुसूची, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, उनके भत्ते, उनके विशेषाधिकार में अगर संशोधन करना है तो ये भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। ध्यान में रखेंगे, इससे इंपॉर्टेंट है। 5वीं अनुसूची में होगा संविधान के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में अगर कोई संशोधन होगा तो भी साधारण बहुमत से। संविधान की 6ठी अनुसूची में होगा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें भी संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये भी साधारण बहुमत, और संसद में प्रक्रिया नियम, ये सब साधारण बहुमत के द्वारा। और भी है संसद, इनके सदस्यों और इनकी समितियों के विशेषाधिकार को भी साधारण बहुमत से। उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या भी, और उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना, और नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, ये सब साधारण बहुमत के द्वारा इन सब में संविधान में संशोधन होता है। अगला है विशेष बहुमत के द्वारा। अब देखिए विशेष बहुमत के द्वारा कैसे संशोधन होता है संविधान में। विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से तात्पर्य ऐसे बहुमत से है जब प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 38% से अधिक, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत कुल सदस्यता का अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर वह इसमें चाहे रिक्तियां हो या अनुपस्थित हो। विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि प्रत्येक सदन, दोनों सदन के जो भी टोटल सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत अर्थात 38% या 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत से जब ये पास होगा दोनों सदनों के, तभी विशेष बहुमत से इसमें हो सकता है। और सबसे ज्यादा संशोधन इसी विधि से ही होते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा। जैसे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है, इन सब में विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन होता है। यानी दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत अगर मिलेंगे तभी जाकर के इसमें संशोधन हो पाएगा, इसीलिए इसको विशेष बहुमत कहा जाता है। अब विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन जो तीसरा है, ये देखिए इसमें क्या होगा। जो तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन से, इसमें संविधान के वे उपबंध आते हैं जो संघात्मक ढांचे से संबंधित हैं, और इन उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। और निम्नलिखित विषय ऐसे हैं जिनमें उच्च प्रक्रिया के अनुसार होता है। जो तीसरा है विशेष बहुमत तो चाहिए ही, ठीक है, यानी दोनों सदनों के 2/3 का बहुमत तो चाहिए ही। इसके साथ साथ में जो राज्य के विधान मंडल हैं, उन विधान मंडलों में कम से कम 25% लोगों का इसमें भी समर्थन चाहिए, तब जाकर के विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन ये स्वीकार होगा, ठीक है। और इसके तहत निम्नलिखित चीजें होंगी, मतलब क्या क्या संशोधन हो सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से अगर कोई संशोधन करना है तो दोनों सदनों के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन से, जब 50% वहां से आएंगे समर्थन तब। दूसरा है संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का अगर विस्तार करना है तो फिर इस संशोधन के द्वारा वो होगा। और इसमें है न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के गठन का अगर क्षेत्राधिकार है तो भी इसके द्वारा। संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के बीच शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, संसद में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व है, और संविधान संशोधन 368, इन सब में चेंजेस विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडल से मिले, मतलब विशेष बहुमत यानी 2/3 प्लस राज्यों के उससे मिले 50% लोगों का विधानमंडल से समर्थन होगा, तभी हो पाएगा। और क्या कह रहा है कि उक्त संविधान प्रणाली प्रथम 2 संशोधन प्रणालियों की अपेक्षा कठोर है। ये वाली विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन वाली पहले के दोनों यानी साधारण बहुमत और विशेष बहुमत से कठोर है। और इसकी कठोरता का कारण है कि संविधान निर्माता यह चाहते थे कि संघात्मक व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करते समय राज्यों और केंद्रों दोनों की सहमति प्राप्त की जाए। और ये संविधान निर्माता ये जानते थे कि अगर संघ से मामले से जुड़े हुए अगर कोई भी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहमति हो तभी हो पाएगा। भारत में संघीय स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान की यह फिर कठोर प्रणाली लगाई गई। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट था। अब संशोधन प्रक्रिया की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। जो हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं उनकी सामान्य विशेषताएं क्या है ये देखिए। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, ठीक है, मतलब कठोर और लचीला। संशोधन को निजी व्यक्ति द्वारा भी संसद में पेश किया जाता है। संविधान का संशोधन कोई भी व्यक्ति संविधान में पेश कर सकता है, यानी उसमें संसद सदस्य के जो मंत्री ना हो वो भी निजी व्यक्ति भी, ठीक है, अथवा मंत्री, निजी व्यक्ति अथवा मंत्री कोई भी पेश कर सकता है। और संशोधन विधेयक केवल संघीय सरकार द्वारा ही पेश किया जा सकता है और संसद के किसी भी सदन में और राज्यों को संशोधन विधेयक पेश करने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संशोधन विधेयक पेश करने का अधिकार नहीं है, ध्यान में रखेंगे, संघीय सरकार द्वारा ही किया जाएगा। अध्यादेश द्वारा संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता, कोई अध्यादेश बनाकर हमारे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये सब जनरल विशेषताएं हैं, ध्यान में रखेंगे। संविधान की आधारभूत संरचना में कोई संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी नहीं है कि अगर होगा तो संयुक्त अधिवेशन होना चाहिए। और राष्ट्रपति की स्वीकृति संविधान में परम आवश्यक है, उसके स्वीकृति के बिना कोई संशोधन नहीं होगा। संविधान प्रक्रिया की कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। क्या आलोचना की है ये देखिए। संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है और संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है और कुछ मामले में राज्य विधानमंडल को भी ये शक्तियां प्राप्त है, ठीक है, ये आलोचना है। और संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, संसद में है शक्ति। और इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य और मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। और यहां भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये सब आलोचनाएं हैं।
और संविधान में बड़े भाग को अकेले संसद की विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। संविधान के किसी भी बड़े भाग को सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की होती है, अभी मैंने बताया था। जबकि अमेरिका में यह 3/4 के द्वारा अनुमोदित होता है। और संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मजदूरी या उसके विरोध को मजबूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। ये मंजूरी है, ठीक है ना। और वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संतुष्टि के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। तो ये सब सारी चीजें हैं आलोचनाओं में। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये सब आलोचना है। और दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। और संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है और केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। और संशोधन प्रक्रिया से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर भी होते हैं। ये आज का टॉपिक था संविधान संशोधन का, आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहीं पे समाप्त होता है, ये छोटा ही टॉपिक था। आज ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दोनों लिंक को जरूर फॉलो करिएगा। कल फिर 1 बजे हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं हमारे संविधान के, जो भी प्रमुख संविधान संशोधन है, कल उनके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में कल फिर 1 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।